Hello students, welcome back to the channel, welcome back to the Low Planet. So friends, this is the third part of our running series which is Law of Torts. So today we will learn some terms relating to the defense in tort. So let's start. सो ये हमारी सीरीज चल रही है लॉ ऑफ टोट्स की। तो उसके अंदर ये हमारा थर्ड पार्ट है। इससे पहले हम इसके बारे में 2 वीडियो और बना चुके हैं। आई होप आपने वो दोनों वीडियो देख ली होंगी, और अगर आपने वो 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनकी एक अलग प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। तो आज जो हम पहली टर्म्स पढ़ रहे हैं इसके अंदर वो है वोलेंटी नॉन फिटा इंजूरिया। तो टोट के अंदर हमारी कुछ लैटिन टर्म्स होती हैं जिसका अलग अलग मीनिंग होते हैं। तो आज हम उन्हीं में से 2-3 टर्म्स पढ़ रहे हैं। तो जो हमारी पहली टर्म है वो है वोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। तो ये एक लैटिन लीगल मैक्सिम है जिसका एक सिग्निफिकेंट रोल है, मतलब एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है एक लॉ ऑफ टोट्स के अंदर। तो इसका मीनिंग देख लेते हैं। इसका मीनिंग होता है हमारा टू ए विलिंग पर्सन नो इंजरी इज डन, मीन्स where there is a consent there is no injury, which means एक एग्जांपल से देख लेते हैं इसको। जैसे एक हमारा कोई पर्सन है ए हमारी एक पार्टी है हमारी ए, और इसी के साथ हमारी दूसरी पार्टी है एक बी। सो ये हमारी 2 पार्टीज हमने अज्यूम करी हैं। ए ने किसी काम के लिए, किसी सर्टेन एक्ट के लिए बी को कंसेंट दे दिया अपना कि मेरी इसमें इच्छा है, आप ये काम कर दीजिए, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं। इसने अपना विलफुल कंसेंट दे दिया बी को किसी भी सर्टेन एक्ट के लिए। तो बी ने वो एक्ट परफॉर्म कर दिया। बी के उस एक्ट परफॉर्म करने से ए को कोई इंजरी हो गई, मतलब इसे कोई हानि पहुंची उससे। जैसे टोट का मतलब ये हमारा इंजरी होता है। बी के उस सर्टेन एक्ट से ए को इंजरी हो गई। तो इस केस में जो बी है वो इम्यून है इस पेनल्टी के लिए। लाइबिलिटी बी की कोई लाइबिलिटी नहीं बनती क्योंकि ए ने अपना विलफुल कंसेंट दे दिया था बी को। तो यही इस टर्म का मतलब है, वोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया का मतलब यही है, टू ए विलिंग पर्सन नो इंजरी इज डन। तो इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ए पर्सन who voluntary consent to a risk cannot later complain of injury resulting from it, means a person voluntary consent means जब एक किसी भी पार्टी, किसी पर्सन ने किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी सर्टेन एक्ट के लिए अपना कंसेंट दे दिया, तो बाद में उससे अगर उसको कोई इंजरी होती है तो उसके लिए वो कंप्लेंट नहीं कर सकता। तो इस टर्म का ये मतलब है कि अगर किसी पर्सन ने किसी चीज़ के लिए पहले कंसेंट दिया है और उससे उसको बाद में कोई इंजरी हो जाती है तो उसके लिए वो कंप्लेंट नहीं कर सकता। इसके लिए कुछ एलिमेंट्स हैं जो होने चाहिए तभी ये टर्म अपना काम करेगी। पहला है हमारा नॉलेज ऑफ द रिस्क, मीन्स जिस पर्सन ने कंसेंट दिया है, जिसको इंजरी हुई है, उसको रिस्क के बारे में पता था। मीन्स जब उसने कंसेंट दिया था उस समय उसको ये पता था कि इस एक्ट से, उसके कंसेंट देने से उसके बाद जो एक्ट परफॉर्म होगा दूसरी पार्टी के द्वारा, उसमें कुछ ना कुछ रिस्क है जिससे उसको इंजरी हो सकती है। अगर उसको ये पता है तो ये टर्म अपना काम अच्छे से करेगी। दूसरा है फ्री कंसेंट, मीन्स जो उसने कंसेंट दिया है उस एक्ट के लिए, वो कंसेंट उसका फ्री कंसेंट था, उसने वॉलंटरली एक्सेप्ट किया, मतलब अपनी इच्छा से, विदाउट एनी कंपल्शन, विदाउट एनी डिस्ट्रेस उसने एक्सेप्ट किया, अपना कंसेंट दिया है। तो उस केस में भी ये टर्म अपना काम करेगी। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ए पर्सन अटेंडिंग ए बॉक्सिंग मैच कंसेंट टू द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग हिट बाय ए स्ट्रे पंच, इफ दैट हैपन्स दे कैन नॉट क्लेम कंपनसेशन, मीन्स एनी किसी भी बॉक्सिंग मैच में, जैसे बॉक्सिंग हो रही है, ए पार्टी और 2 पार्टी बी पार्टी के बीच बॉक्सिंग मैच है, तो दोनों पार्टी अपना कंसेंट फॉर्म साइन करेंगी इसमें कि भाई कोई भी इंजरी हो जाती है तो उसके लिए हम लाइबिलिटी नहीं ले सकते। जैसे अगर ए और बी के बॉक्सिंग मैच में ए ने कंसेंट दिया है, बी ने भी कंसेंट दिया है। अब ए के किसी एक्ट से, मतलब बॉक्सिंग मैच के बाद बी की डेथ हो जाती है या बी को इंजरी हो जाती है, ग्रीवियस हर्ट हो जाता है, ग्रीवियस इंजरी हो जाती है, तो उस केस में ये इसको लायबल नहीं ठहरा सकते क्योंकि इसने ऑलरेडी अपना विलफुल कंसेंट दे रखा है। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास, ए स्पेक्टेटर एट ए क्रिकेट मैच हु गेट्स हिट बाय द बॉल कैन नॉट sue द ऑर्गेनाइजर इफ दे हैड विलिंगफुली चूजन टू सिट इन द रिस्की एरिया। मीन्स जैसे कोई भी हमारा क्रिकेट स्टेडियम है, जैसे ये हमारा क्रिकेट स्टेडियम है, यहाँ मैच वगैरह हो रहा है, तो यहाँ से सीट्स बनी होती हैं अलग 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 अलग। तो जो फ्रंट रो होती है ये बहुत ही वो डेंजर जोन के अंडर आती है, क्योंकि यहाँ बॉल हिट करने का या कोई भी गेम चला तो कुछ भी हिट करने के चांस सबसे ज़्यादा होती है।
तो यहाँ जिस बस पर्सन ने अपनी सीट ली है उसको पता है कि यहाँ डेंजर जोन है, यहाँ उसको हिट हो सकता है, तो फिर भी अगर उसने टिकट लिया, वो यहीं इसी सीट पे बैठा है, तो उसने विलफुली चूज किया है उसको रिस्की एरिया में बैठने के लिए, तो इसलिए उसका एक तरीके से फ्री कंसेंट माना जाएगा इस चीज़ में कि उसको पता था रिस्क के बारे में, उसने नॉलेज थी उसको रिस्क की, फिर भी उसने अपना कंसेंट दिया और वो यहाँ बैठा है। तो इस केस में जो हमारी टर्म है वोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, ये अपना काम करेगी और उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी लाइबिलिटी से, जो जिस पार्टी के द्वारा उसको इंजरी पहुंची है। तो आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें हमारे कुछ केस लो इम्पोर्टेंट। पहला है होल वर्सेस ब्रुकलैंड्स ऑटो रेसिंग क्लब 1933 का। इसमें इस केस में क्या था, एक मोटर रेस हो रही थी, तो उसमें एक कार क्रैश कर जाती है। जो अटेंडर्स थे वहाँ, मतलब जो लोग वहाँ अटेंड कर रहे थे, पर उन्होंने क्योंकि अपना कंसेंट दे रखा, क्योंकि मोटर रेस और बाइक रेस वगैरह होती हैं, गेम क्रैश के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, हाई स्पीड रेसिंग होती है वगैरह होती है, तो उसमें क्रैश के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, तो उस चीज़ में उन्होंने अपना कंसेंट दे रखा था। तो उसके बाद जो उनको इंजरी हुई उससे उन्होंने डिफेंस का यूज़ किया। दूसरा केस है पद्मावती वर्सेस दुगानाई का 1975। इसमें भी ये था, ये पढ़ लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं। अब इस जो हमने अपनी मैक्सिम पढ़ी है, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे जो भी हमारे रेस्क्यू केसेस हैं, जितने भी रेस्क्यू केसेस हैं, उसमें हम इससे इम्यूनिटी लाइबिलिटी से इम्यूनिटी नहीं ले सकते। पढ़ लेते हैं। ए पर्सन हु गेट्स इंजर्ड वाइल ट्राइंग टू सेव समवन एल्स फ्रॉम हार्म इज नॉट कंसिडर्ड टू हैव कंसेंटेड टू द रिस्क। मीन्स एक ए पार्टी है, एक बी पार्टी है। ए ने अपनी लाइफ को इंजर्ड किया, मतलब अपने आप को इंजर कर लिया, किस काम में, बी की लाइफ सेव करते हुए। तो इस केस में जो ए है वो उसका हम कंसेंट नहीं मानते कि ए ने अपने इंजरी के लिए कंसेंट दिया है। एक जैसे ए को कोई भी हार्म हुआ उस केस में, क्योंकि उसने बी की लाइफ सेव किया है, पर ए को हार्म हो गया, तो इस केस हम ये नहीं कह सकते कि ए ने अपना बिल्कुल कंसेंट दिया था इंजरी के लिए, तो वो इसको शू कर सकता है। तो इसका केस है हेनेस वर्सेस हार्वर्ड 1935। सेकंड है इसमें अनऑथराइज एक्ट ऑफ द डिफेंडेंट। मीन्स जिस चीज़ के लिए प्लेंटिफ ने कंसेंट दिया था, मीन्स कोई भी ए पार्टी थी, ए पार्टी है, बी पार्टी है, किसी भी सर्टेन काम के लिए ए ने बी को कंसेंट कर दिया कि आप ये पार्टिकुलर काम करो, मेरा कंसेंट है इसमें। अगर कोई भी इंजरी होती है तो उसकी फुल इम्यूनिटी उसको प्रोवाइड की जाएगी बी ने। पर बी ने जैसा कहा था, जो चीज़ कह के, जो जिस काम के लिए बी ने एक कंसेंट लिया था, अगर बी उस रूल्स के अकॉर्डिंग काम नहीं करता या उससे अगेंस्ट काम करता है या कुछ भी अलग काम करता है, तो उस केस में इम्यूनिटी बी को नहीं प्रोवाइड की जाएगी। मीन्स जिस चीज़ के लिए उसने कंसेंट लिया है, अगर वो वही काम करता है तो ही उसको इम्यूनिटी दी जाएगी, वरना उसकी कोई इम्यूनिटी नहीं है। थर्ड पॉइंट है हमारा कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और कंपल्शन। मीन्स किसी गलत तरीके से, किसी भी फ्रॉड से, किसी भी कुछ और कंपल्शन डाल के अगर कंसेंट लिया गया है, मीन्स वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं है, तो उस केस में भी हमारे इम्यूनिटी नहीं दी जाएगी लाइबिलिटी से। तो सेकंड थिंग्स है जो हम पढ़ रहे हैं आज, टर्म है हमारी, जैसे एक तो हमने मैक्सिम पढ़ी है, सेकंड टर्म है हमारी इसमें नेसेसिटी। तो नेसेसिटी एक लीगल डिफेंस है टोर्ट के अंदर। जैसे हमारा पीछे हमने डिफेंस पढ़ा था कि वही कंसेंट दिया गया, फ्री कंसेंट है, तो उसके बाद जो इंजरी होगी उसकी लाइबिलिटी पार्टी को नहीं झेलनी पड़ेगी। तो इस केस में नेसेसिटी भी एक हमारा डिफेंस है। नेसेसिटी का मतलब है इफ़ इट वॉज डन टू प्रिवेंट ग्रेटर हार्म। मीन्स जिस भी एक्ट में किसी को इंजरी हुई है, अगर वो एक्ट इसलिए परफॉर्म किया गया था ताकि उसको पार्टी को बड़े हार्म से बचाया जा सके, और वो चीज़ नेसेसरी थी वो एक्ट करना ताकि दूसरी पार्टी को बचाया जा सके, तो उस केस में हम इसको एक डिफेंस के रूप में मानेंगे। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एक्ट विच कोज डैमेज कैन बी जस्टिफाइड इफ इट वॉज डन टू प्रिवेंट ए ग्रेटर हार्म एंड द एक्शन वाज रीजनेबल अंडर द सर्कमस्टांसिस। मीन्स जो भी उस टाइम पे सर्कमस्टांसिस रहे हैं, वो एक्ट करना जरूरी था ताकि एक बड़े नुकसान को बचाया जा सके। इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे कोई भी पर्सन है ए और कोई भी पर्सन है बी। अब ए की किसी भी एक्ट से बी का इंजरी हो जाती है, बाई मान लेते बी का हार्ट टूट जाता है, हार्ट टूट गया, पर जो ए ने एक्ट किया उसकी वजह से बी की जान बच गई। मीन्स बी को ऊपर लाइफ डेंजर है, उसकी लाइफ खतरे में है। ए कोई भी एक्ट करता है उससे इसकी लाइफ तो बचा लेता है, पर इसका हार्ट टूट जाता है, तो इस केस में इंजरी तो हुई इसको, पर इंजरी की लाइबिलिटीज एक ही नहीं होंगी, क्योंकि
उसने जो एक्ट किया है वो नेसेसरी था, बी की लाइफ सेव करने के लिए था। तो इस केस में भी जो हमारा नेसेसिटी है वो एक लीगल डिफेंस है। आगे बढ़ते हैं। अब की एलिमेंट्स क्या, मतलब क्या चीज़ ज़रूरी है कि उसको एक्ट को हम नेसेसरी एक्ट के अंदर कंक्लूड कर देंगे। पहला सिचुएशन इन एमिनेंट डेंजर और एमरजेंसी, कोई भी बड़ा डेंजर है या एमरजेंसी की सिचुएशन है, उस केस में हम उसको एक्ट को नेसेसरी एक्ट मान सकते हैं। रीजनेबली नेसेसरी मीन्स डेंजर को, बड़े खतरे को दूर करने के लिए, बड़े खतरे से बचने के लिए अगर कोई एक्ट जरूरी है, उसको कारण भी है, तो उस केस में भी हम उसको नेसेसरी एक्ट के अंदर इंक्लूड करेंगे। अगला है एक्ट मस्ट नॉट बी मोर हार्मफुल, मीन्स जिस एक्ट के लिए या जिस इंजरी से बचाने के लिए हमने दूसरा एक्ट किया है, अगर वो उससे ज़्यादा हार्मफुल हो गया तो उस केस में उसको नेसेसरी एक्ट नहीं मान सकते। मीन्स जैसे एग्जांपल ले लेते, ए और बी दो पार्टीज है हमारी। अब बी का, जैसे बी की लाइफ खतरे में है, बी को ग्रीवियस हर्ट होने के चांसेस हैं। अब ए कोई भी एक्ट करता है उसको ग्रीवियस हर्ट बचाने के लिए, पर उसमें उसका मर्डर हो जाता है, बी की डेथ हो जाती है, मर्डर नहीं कह सकते हम, बी की डेथ हो जाती है, मीन्स जो पहले उसको इंजरी होने वाली थी उससे बड़ी इंजरी होगी उसके साथ, तो इस एक्ट को हम नेसेसरी एक्ट नहीं मान सकते। और ए को ये पता था कि इससे इसकी डेथ भी हो सकती है, तो उस केस में उस एक्ट को हम नेसेसरी एक्ट नहीं मान सकते। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए डॉक्टर परफॉर्म सर्जरी ऑन एन अनकॉन्शियस पर्सन टू सेव देयर लाइफ, कोई भी बेहोश पर्सन है जो कंसेंट नहीं दे सकता, उसका कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, डॉक्टर उसकी जान बचाने के लिए उसकी सर्जरी कर देता है, तो इस केस में भी डॉक्टर को प्रॉपर इम्यूनिटी है, क्योंकि उसने उसकी लाइफ सेव करने के लिए उसको सर्जरी करी है। इसके इंपॉर्टेंट केस लो हमारे कोप वसी शार्पे 1912 का केस है, जिसमें द डिफेंडेंट एंटर द प्लेंटिफ लैंड विदाउट परमिशन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ फायर, मीन्स जो प्लेंटिफ है उसके लैंड के अंदर फायर बढ़ रही थी, तो और ज़्यादा ना बढ़ जाए वो फायर, और ज़्यादा नुकसान ना कर दे, तो इसलिए डिफेंडेंट ने एंटर किया उसके लैंड में, उसका आग पे काबू पा लिया। इस केस में उसने, क्योंकि उसके लैंड में विदाउट परमिशन घुसा, तो ये ट्रेसपास का केस है, ट्रेसपास का केस है, तो उसकी इंजरी हुई है उसको, पर ये इंजरी उसने क्यों करी, ताकि वो बड़ी इंजरी से उसको बचा सके, उसको घर जलने से बचा सके, उसको लाइफ खतरे में आने से बचा सके। सेकंड केस हमारा कार्टर वर्सेस थॉमस 1899 का केस है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये हमारा एक ये टेबल हमने बना रखे, नेसेसिटी वर्सेस प्राइवेट डिफेंस, यहाँ पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट है ये भी आपके लिए। इसमें एक हमारा पॉइंट है, व्हेन नेसेसिटी इज नॉट ए डिफेंस, मतलब किस सिचुएशन में जो हमारा नेसेसरी एक्ट है, जो नेसेसिटी है, वो एक डिफेंस के रूप में हम नहीं ले सकते। मीन जब भी हमने कोई भी नेसेसरी एक्ट किया, अनरीजनेबल है, उसका कोई कारण नहीं है, डिसप्रोपोर्शनेट है और डन इन बैड फेथ, मतलब बुरे विचार से, बुरे कारण से कोई भी एक्ट किया गया है, जिसमें किसी को इंजरी से बचाना या किसी को हार्म से बचाने के लिए कोई एक्ट नहीं किया गया, किसी भी अलग कारण से, बैड फेथ से किया गया है, तो उस केस में ये हमारा डिफेंस में नहीं आएगा। अगर जो हार्म हमने किया है वो ग्रेटर देन है हार्म प्रिवेंटेड, मतलब जिस इंजरी से हमने उसको बचाया है उससे ज़्यादा इंजरी हमने उसको दे दी, तो ये भी डिफेंस के अंडर नहीं आएगा। और तीसरा केस, अगर ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो उस केस में तो फिर है ये डिफेंस के अंडर आएगा ही नहीं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इनएविटेबल एक्सीडेंट। इनएविटेबल एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, वह दुर्घटना या वह कृत्य, वह कार्य जो जिसको हम रोका ना जा सके, जिसको हम रोक नहीं सकते हो, जिससे हम बच नहीं सकते हो, तो इनएविटेबल एक्सीडेंट इज एन एक्सीडेंट दैट कुड नॉट हैव बीन प्रिवेंटेड, इसको रोका ना जा सके। रीजनेबल केयर एंड फोरसाइट, पूरा अगर हम केयर लेते हैं, पूरे सारे प्रोसीजर फॉलो करते हैं, उसके बाद भी अगर हम उसको नहीं रोक पा रहे, तो वो आएगा हमारा इनएविटेबल एक्सीडेंट के अंडर। इन अनअवॉइडेबल मिसहैप, मतलब कोई भी ऐसी मिसहैपनिंग हो गई जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। इसके एसेंशियल एलिमेंट है हमारे पास, नॉट इंटेंशनल, मीन्स जैसे ये इंटेंशनल नहीं होना चाहिए, विदाउट इंटेंशन होना चाहिए। कुड नॉट बी अवॉइडेड, जिसको रोका ना जा सके, और ऑल रीजनेबल केयर, मतलब हमने पूरी केयर रखी, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, पर फिर भी जब उसको रोका नहीं गया, तो वो आएगा इनएविटेबल एक्सीडेंट के अंडर। तो इसमें हमारे केस लो हैं, केस लो देख लेते हैं ज़रा। तो आगे है हमारे स्टानले वर्सेस पोवेल 1891 का केस है। वाइल हंटिंग द डिफेंडेंट एक्सीडेंटली शॉट द प्लेंटिफ ड्यू टू ए बुलेट रिकॉर्ड डिस्पाइट बीइंग केयरफुल, मीन्स जो डिफेंडेंट ने उसने गलती से प्लेंटिफ को बुलेट से शॉट कर दिया, जबकि उसने पूरी केयरफुल उसका बिहेवियर था, उसने पूरी केयर रखी, फिर भी प्लेंटिफ को चोट लगी, तो ये एक हमारा इनएविटेबल एक्सीडेंट था।
सेकंड पॉइंट हमारा एक्ट ऑफ गॉड। एन एक्ट ऑफ गॉड इज नेचुरल इवेंट दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड अनफोर्सिएबल। मीन्स ऐसा भी कोई भी एक्ट जो हमारे ह्यूमन कंट्रोल में है ही नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्ट है वो, और ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं है, तो वो भी हमारा इसके अंडर आएगा। नो ह्यूमन फोरसाइट और केयर कुड प्रिवेंट, मीन्स ह्यूमन का कोई भी एक्टिविटी उसको एक्ट को रोक नहीं सकती, तो वो एक्ट ऑफ गॉड के अंडर आएगा। इसके एसेंशियल एलिमेंट्स हमारे कोज्ड बाय नेचुरल फोर्स, मतलब जैसे अर्थक्वेक्स है, हमारे फ्लड्स हैं, स्टॉर्म है, ये सारे जो भी गॉड की चीज़ें हैं, मतलब जैसे अर्थक्वेक है वो ह्यूमन कंट्रोल में नहीं है, ह्यूमन ना उसको रोक सकता ना उसको कर सकता। फ्लड्स हैं, बाढ़ भी हमारे हाथ में नहीं है, तो ऐसे सारी चीज़ें जो हमारे हाथ में नहीं है वो इस कैटेगरी के अंडर आएंगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए और अनफोर्सेबल होना चाहिए, मतलब उस पर हम फोर्स नहीं लगा सकते, अपनी मर्जी से कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट, मतलब उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते, जो है वो है। इसमें एक हमारा केस लो है निकोलस वर्सेस मार्सलैंड 1876 का केस है, ये भी एक रेन स्टॉर्म का केस है, आप पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। आगे हमारा डिफरेंस बिटवीन इनएविटेबल एक्सीडेंट एंड एक्ट ऑफ गॉड, मतलब इनएविटेबल एक्सीडेंट और एक्ट ऑफ गॉड में क्या डिफरेंस है। वैसे अगर देखा जाए इसको टर्म्स को हम समझते हैं तो दोनों कुछ सिमिलर चीज़ें हैं। इनएविटेबल एक्सीडेंट वही चीज़ें हैं जो हमने पूरी ड्यू केयर करने के बाद भी जिसको हम रोक नहीं पाए, और एक्ट ऑफ गॉड भी वही चीज़ होती है जिसको हम रोक नहीं सकते, जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। तो इनमें डिफरेंस देखते हैं। कोज, पहले कारण में क्या डिफरेंस है, इसमें ह्यूमन एक्शन और एक्सटर्नल इवेंट्स दोनों का रोल होता है, मतलब ह्यूमन एक्शंस होते हैं जिनको हमारे एक्शन है पर उनको रोक नहीं पाए, वो भी होते हैं इसके अंदर, एक्सटर्नल इवेंट्स भी होते हैं। पर एक्ट ऑफ गॉड में सिर्फ नेचुरल फोर्सेज होते हैं जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, ये अनफोर्सेबल होता है डिस्पाइट रीजनेबल केयर, मतलब हमने पूरी केयर रखी फिर भी हम इसको रोक नहीं पाए। ये अनप्रेडिक्टेबल होते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, इस पर हमारा कोई कंट्रोल है ही नहीं। इसका एग्जांपल जैसे कार एक्सीडेंट, सडन ब्रेक फेल, कार के ब्रेक फेल हो गए, उस कारण से एक्सीडेंट होगा जिसको हम रोक नहीं पाए। ये अर्थक्वेक, लाइटनिंग, कोल ब्रस्ट, इसमें ह्यूमन एक्शन इन्वॉल्व होते हैं, इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती ह्यूमन एक्शन की। तो नेक्स्ट है हमारा स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज इन लॉ ऑफ टोर्ट्स। तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी क्या होती है, ये कंप्लीट डिफेंस है इन लॉ ऑफ टोर्ट्स। इट मीन दैट इफ एन एक्ट इज ऑथराइज्ड बाय स्टैट्यूट, मतलब कोई भी हमारा एक्ट, लॉ है, लेजिस्लेचर है, कोई भी हमारा कानून बनाया गया है, अगर वो हमें बाउंड कर देता है कोई भी एक्ट करने के लिए जिससे इंजरी पहुंच जाती है, तो वो एक प्रॉपर डिफेंस है। इसको और समझते हैं डेफिनेशन से। परमिशन और डायरेक्शन ऑफ ए स्टैट्यूट विच वुड अदरवाइज अमाउंट टू ए टोर्ट, मीन्स किसी भी कोई भी हमारा लीगल एक्ट है, लीगल हमारा स्टैट्यूट है, कोई भी कानून है जिसकी हमारे लेजिस्लेचर ने हमें परमिशन दे रखी है, हम वो उसी को फॉलो कर रहे हैं, उसके वजह से किसी को अगर इंजरी हो जाती है तो वो इस कंडीशन में आएगा, और एक प्रॉपर डिफेंस, हम उस पर लॉ का डिफेंस ले सकते हैं। लीगल सैंक्शन, जैसे हमारे ऊपर की स्टैट्यूट ने, किसी गवर्नमेंट ने हमारा सैंक्शन लगा रखा है, ये एक्ट हमें करना ही करना है, तो उस केस में हमारा डिफेंस के रूप में काम करेगा। अगला है मैंडेटरी अथॉरिटीज। इफ़ द लॉ रिक्वायर्स द एक्ट देयर इज एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन, मतलब जैसे अगर कानून ने हमारे पर बाउंडेशन लगा रखी, ये एक्ट हमें मैंडेटरी करना ही करना, मतलब मैंडेटरी हमारे लिए कि हमें ये एक्ट करना है, उस केस में हमारी एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन, मतलब फिर तो हमें कोई लाइबिलिटीज़ है ही नहीं उसके लिए। परमिसिव अथॉरिटी है, इफ लॉ परमिट्स द एक्ट बट डज नॉट मैंडेट इट, द अथॉरिटी मस्ट बी एक्सरसाइज विद रीजनेबल केयर। मीन्स अगर ये परमिसिव अथॉरिटी है, मतलब हमें परमिशन दे रखी है, हमारे पास कोई बाउंडेशन नहीं है, तो उस केस में हमें रीजनेबल केयर रखनी जरूरी है, हमें अपनी तरफ से उसमें ध्यान रखना जरूरी है। नो प्रोटेक्शन फॉर नेग्लिजेंस, ये डिफेंस है जो हमारा लॉ का डिफेंस है, ये नेग्लिजेंट और केयरफुल एग्जीक्यूशन के लिए नहीं है, मतलब हमने कोई लॉ में हमें बाउंडेशन लगा रखी है कुछ एक्ट करने के लिए और हम उसको नेग्लिजेंटली करते हैं, मतलब हम उसमें असावधानी से करते हैं, तो उस केस में हमारी कोई प्रोटेक्शन हमें नहीं दी जाएगी। ये हमारे केस लो है स्मिथ वी लंदन वर्सेज एंड साउथ वेस्टर्न रेलवे कंपनी 1870, इसका केस है। ए रेलवे कंपनी ऑथराइज्ड बाय स्टैट्यूट लेफ्ट ट्रिमिंग नियर द ट्रैक्स, स्पार्क्स फ्रॉम द ट्रेन इग्नाइट देम एंड नियर बाय प्रॉपर्टी कॉट फायर। मीन्स जो हमारी रेलवे ट्रैक थी उसकी लेफ्ट साइड से ट्रिमिंग के लिए अथॉरिटी दी गई थी, जिसकी वजह से ट्रेन की स्पार्क हुई उसके साथ और नियर बाय प्रॉपर्टी में आग लग गई। तो इस केस में जो कंपनी थी वो लायबल थी क्योंकि द रेलवे वाज स्टैट्यूटरी नेग्लिजेंस कॉज्ड द फायर, मीन्स जो उन्होंने उनको काम अलॉट किया गया था उसमें उन्हें नेग्लिजेंस दिखाई जिसकी वजह से फायर कोट हुई, तो इसलिए उसकी प्रॉपर जो कंपनी थी हमारी, जो वेस्टर्न रेलवे कंपनी है, उसकी प्रॉपर लाइबिलिटीज़ है। इसका एग्जाम्पल देख लेते एक और। इलेक्ट्रिक बोर्ड erecting poles or wires as per statutory rules are not liable for interference with property rights unless negligence is involved,
मीन्स जो इलेक्ट्रिक बोर्ड्स हैं और जो पोल्स के ऊपर वायर्स हैं वो स्टैट्यूटरी रूल है, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को अलॉटमेंट किया गया वायर्स लगाने के लिए, सब कुछ के लिए, जब तक वे वायर्स इंटरफेरेंस नहीं करती प्रॉपर्टी राइट्स के साथ। मतलब जो हमारे जैसे हमारा ये इलेक्ट्रिक बोर्ड है उसके अंदर घर तक सप्लाई आती है, हमारे कोई इशू नहीं है, हमारे लीगली सब कुछ परमिशन है, जब तक उसके अंदर नेग्लिजेंस नहीं होती तब तक लाइबिलिटी अरोज नहीं होती। मीन जैसे अगर वायर डालने में या कुछ भी करने में कोई भी एक्ट हुआ जिसकी वजह से वायर कटी है या करंट आया घर में या कुछ भी डैमेज हुआ है नेग्लिजेंस की वजह से, सिर्फ उस केस में हमको वो नहीं मिलती, डिफेंस नहीं मिलता, बाकी हर केस में हमें डिफेंस मिलता। तो एक ये हमने डिफरेंस समझा रखा है, आप पढ़ सकते हो। कंक्लूजन यही है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी इज ए पावरफुल एंड कंप्लीट डिफेंस इन टोर्ट्स व्हेन द एक्शन इन क्वेश्चन इज मैंडेटरी और परमिटेड बाय लॉ। तो हमने 3 से 4 डिफेंस पढ़े, एक बार देख लेते हैं। लास्ट हमने जो पढ़ा है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, मतलब जो हमारे लॉज हैं, एक्ट्स हैं, वो हमें जो काम के लिए परमिशन देते हैं उस केस में हमें डिफेंस मिलता है। एक था हमारा एक्ट ऑफ गॉड, इनएविटेबल एक्सीडेंट, मतलब कोई भी ऐसा जो ह्यूमन कंट्रोल में चीज़ें नहीं है जिसको हम विद ड्यू केयर के बाद भी कंट्रोल नहीं कर पाए, तो उस केस में भी हमारा ये आएगा। और एक हमारा नेसेसिटी, मतलब जो एक्ट हमारे नेसेसरी है उस केस में भी हमें डिफेंस मिलता है। और जो हमने सबसे पहले पढ़ा था वो है वोलेंटी नॉन क्विक इंजूरिया, जो हमारी लैटिन टर्म थी, मीन्स जिस चीज़ के लिए हमने कंसेंट दिया है उस चीज़ को के लिए हम को किसी भी इंजरी का क्लेम नहीं ले सकते, उसको डिमांड नहीं कर सकते।